आउट ऑफ 60 आई गॉट 56 मार्क्स। ड्रेसिंग सेंस के बारे में क्या पहन के गई थी और कैसा क्या? जो वहाँ पे एक सर बैठे थे उन्होंने मुझसे पूछा कि ट्यूशन वाले बच्चे और स्कूल वाले बच्चों में किस तरह से आप अंतर करेंगी, अब तक कैसे पढ़ाती आई हैं और आगे कैसे उनको टैकल करेंगी। तो मेरा सिंपल सा आंसर था, उन्होंने मेरी नॉलेज नहीं चेक की, उन्होंने ये चेक किया। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है स्मिता मैम जो केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी साइंस के पोस्ट पे हैं और आज इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि अपना जो इंटरव्यू का अनुभव है वो हमसे साझा करें। तो स्मिता मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे दर्शकों के लिए, हमारे जो एस्पिरेंट है उनके लिए आप अपना अनुभव बताने के लिए तैयार हुई, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। तो मैम, कौन से कब इंटरव्यू हुआ था आपका? मेरा इंटरव्यू 2019 में हुआ था। हाँ। इसका एग्ज़ाम 2018 के दिसंबर में कंडक्ट किया गया था और रिजल्ट लगभग 2019 के अगस्त तक आते आते रिलीज़ हुआ था, क्योंकि उस बीच में चुनाव थे तो इस कारण से थोड़ा सा डिले हुआ था। अच्छा। और इसके अलावा मैं मनीष सर की बहुत आभारी हूँ कि सर ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और सभी को गाइड करने के लिए, क्योंकि मनीष सर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि एस्पिरेंट्स को हेल्प हो। और एज अ टीचर, एज अ गाइड, वी शुड बी वेरी थैंकफुल टू मनीष सर एज वेल। नहीं, मैं आपको देखता हूँ स्कूल में कि पूरे डूब के अच्छा पढ़ाते हैं। जो नए टीचर्स हैं उनमें एक और बात है, सब फेस करके आए हैं डिफ़िकल्टीज़ को, बहुत मतलब कोशिश से ही कहूँगा कि नौकरी प्राप्त होता है। तो और बहुत सारे एस्पिरेंट्स लगे हुए हैं, तो मतलब उनके लिए ये मददगार हो कि इंटरव्यू को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जी। आपका सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत है, मतलब ज़बरदस्त है, और बाकी आप कुछ जानते हैं टीचिंग करना तो आपका अच्छा जाएगा। उसी के संदर्भ में हम बातचीत करेंगे कि क्या क्या हुआ था, कहाँ हुआ था इंटरव्यू मैम आपका? इंटरव्यू मेरा JNU कैंपस दिल्ली कंडक्ट किया गया था। हाँ। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स थे और हमारे कई बैचेस में डिवाइड किया गया था इंटरव्यू को। लगभग 3 बैच बनाए गए थे और उनमें अच्छा। कुछ एस्पिरेंट्स को भेजा गया था। पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है, तो उसमें यदि आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, हमें अपनी एलिजिबिलिटी का क्लियरली पता होना चाहिए। हाँ। जैसे कि TGT साइंस में कॉम्बिनेशन होता है, जो लोग ऑनर्स वाले हैं उनके लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 साल BSc के 3 साल में केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो कि ऑनर्स में कई बार नहीं होता है। साइंस से ज़्यादा डिफिकल्टीज तो मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन है वो SST का है, तो आप बता रहे थे। हाँ जी, तो एक तो कॉम्बिनेशन की बात है और दूसरा इंटरव्यू को लेके लोगों के मन में काफ़ी भ्रम होते हैं कि ये पूछेंगे या वो पूछेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप इंटरव्यू पैनल के सामने जाते हैं, सबसे पहले आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक की जाती है कि वेदर यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू टैकल विद एनी सिचुएशन और नॉट। तो क्योंकि वो लोग वहाँ बैठे हैं तो वो इतने एक्सपीरियंस के बाद ही बैठे हैं कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि एस्पिरेंट किस लेवल का है। वहाँ पे 15 या 20 मिनट में आपकी नॉलेज कंप्लीटली कोई भी चेक नहीं कर सकता, पहली बात। लेकिन आपके मेजर जो सिद्धांत हैं आपको पता होनी चाहिए। 1-2 थ्योरी वो आपसे पूछ सकते हैं B.Ed की, बट बहुत ज़्यादा डीप नहीं, वो भी सिर्फ साइकोलॉजिकल बेसिस पे कि बच्चे को आप कैसे हैंडल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा इंटरव्यू मैक्सिमम 20 मिनट्स चला था, जिसमें उन्होंने मुझसे ना ही एक्सपीरियंस के बारे में पूछा ना कुछ। दे जस्ट सिंपली आस्क्ड कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है? आई सेड नो सर, आई एम अ न्यू एस्पिरेंट एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम ऑफ अपेयरिंग इन केंद्रीय विद्यालय एग्जाम। देन दे सेड ओके एंड उन्होंने बस सिंपली क्वेश्चंस पूछे मुझसे कि अच्छा, जैसे आप अभी तक क्या करती आई हैं? तो मैंने बताया कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ। तो जो वहाँ पे एक सर बैठे थे उन्होंने मुझसे पूछा कि ट्यूशन वाले बच्चे और स्कूल वाले बच्चों में किस तरह से आप अंतर करेंगी, अब तक कैसे पढ़ाती आई हैं और आगे कैसे उनको टैकल करेंगी। तो मेरा सिंपल सा आंसर था कि ट्यूशन में बच्चा फ्री होता है, स्कूल में हम उसकी ओवरऑल ग्रोथ के बारे में ध्यान देते हैं, नॉट एज ओनली अ टीचर, बट हमें वहाँ पे एक पेरेंट की तरह भी काम करना होता है, उन्हें अच्छी बातें सिखाना, उन्हें आगे बढ़ने में प्रेरित करना। तो इस तरह से चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। बट वो भी बहुत हाई लेवल नहीं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के हैं। तो सबसे पहले तो बिल्कुल काम दिमाग से, बिल्कुल शांत दिमाग से आप आंसर दीजिए। भाषा जो भी वो रखना चाहते हैं, जैसे मुझसे उन्होंने हिंदी और इंग्लिश प्लस बातचीत करी थी, ना प्रॉपर इंग्लिश में ना प्रॉपर हिंदी में, जैसे वो बात करते हैं वैसे ही आप आंसर दें। अगर हिंदी में बोल रहे हैं तो आप हिंदी में बोलिए, यदि वो इंग्लिश में बात करते हैं तो आप इंग्लिश में बात कीजिए। भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और बड़ा और प्रश्न आता है कि मतलब KV में देखिए, KV एक्सपेक्ट करता है कि आप
बाइलिंगुअल पढ़ा सके, ये एक्सपेक्ट करता है। ये नहीं कि आप कमजोर हैं तो आप उसको ठीक नहीं कर ऐसा सकते, कुछ बिल्कुल नहीं ठीक है। स्मिता मैम की इंग्लिश बहुत शानदार है और हिंदी में बहुत अच्छे कम्युनिकेट करती हैं। तो मतलब यदि बाइलिंगुअल आपका बढ़िया पकड़ है लैंग्वेज पे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए एक स्ट्रेंथ है। बल्कि हिंदी वालों के लिए भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू पैनल आपको आपके सब्जेक्ट पे ऑलरेडी जज कर चुका है। वो आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया है, वहां आपका सब्जेक्ट का नॉलेज कैसे आपको पढ़ाना है, क्या आपको आता है, जज हो चुका है। वहां से वो ये देखेंगे कि क्या आप डिफरेंट सिचुएशंस में जाके पढ़ा सकते हैं या नहीं। अब दूसरे क्वेश्चन पे अगर मैं आऊं तो मुझसे सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा गया था, मुझसे कोई हॉबी नहीं पूछी गई। जो मैम वहाँ पे सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट भी बैठते हैं बेसिकली। अच्छा, पैनल में कितने लोग थे? पैनल में 4 लोग थे सर। अच्छा, 4 लोग हाँ थे। जी, 3 मतलब कई बार 5 भी होते हैं। 5 भी होते हैं। मेरे पैनल में 4 लोग थे। तो मतलब अच्छा, रूम कैसा था? केवी का रूम था या कैसा? केंद्रीय विद्यालय का ही रूम था, एक क्लासरूम था। एक क्लासरूम हमें दिया गया था। जब इंटरव्यू रूम के अंदर जाते हैं, मोबाइल आपका बाहर रखवा दिया जाता है, आप केवल अपने डॉक्यूमेंट ले जाए। डॉक्यूमेंट का एक पंच उनके पास पहले ही पहुंच चुका होता है, यदि आप चाहते हैं तो फाइल ले जा सकते हैं। हाँ। और उसके बाद जाते ही साइन करवाया होगा? जाते ही उन्होंने नहीं, साइन इतना तो मुझे नहीं याद है कि साइन करवाया था मैंने, बिकॉज इट्स मोर देन 3 years। लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट मेरे ऑलरेडी रखे हुए थे। तो उन्होंने मैंने उनसे बैठने के लिए पूछा, गुड मॉर्निंग किया। देन दे सेड प्लीज सिट डाउन मैडम, व्हाट इज योर नेम? उन्होंने कहा या आपने कहा मैं आई सीट? नो, दे सिंपल, जब तक उन्होंने नहीं कहा मैं खड़ी रही। उन्होंने कहा बैठ जाइए मैडम। मैंने कहा मतलब ये गलती नहीं करनी कि जाते ही ये कहना कि मैं ऐसे डाउन, नो, आपको कहेंगे वो मैं आई कम इन बोले, उसके बाद वो आपको आने के लिए कहें, आप अंदर जाइए, आप उन्हें गुड मॉर्निंग विश कीजिए, उसके बाद वो खुद ही बोल देंगे कि बैठ जाएं। तो आप बैठ सकते हैं। अच्छा, मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन बताइए, उसमें पैनल में कैसा क्या? पैनल में 3 मेल्स थे एंड 1 फीमेल वाज देयर। एंड मैं कहूंगी कि मेरा पैनल बहुत ही जेनरस था, जिन्होंने मुझसे बहुत ही सटीक क्वेश्चंस पूछे जो एक टीचर से पूछे जाने चाहिए। अच्छा, उन्होंने मुझसे साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, क्या फ़र्क होता है प्राइवेट ट्यूशन में और स्कूल टीचिंग में। एक सिंपल सा क्वेश्चन था। एंड देन उन्होंने मुझसे एक एक्सपीरियंस का क्वेश्चन पूछा कि आपको कोई एक्सपीरियंस है। तो उसका आंसर मेरा सिंपल था, बिकॉज आपको अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो उसमें भी डरने की कोई बात नहीं। आप सिंपली बोलिए, नो सर आई हैवंट टॉट इन एनी स्कूल येट, लेकिन हाँ प्राइवेट टीचिंग तो सभी लोग करते हैं, तो वो बता सकते हैं। उसके बाद 1-2 क्वेश्चंस मुझसे मेरे सब्जेक्ट के पूछे गए थे। जैसे मैं साइंस से हूँ, तो टीजीटी साइंस है मैम, तो हाँ, तो मुझसे केमिस्ट्री के 1-2 फार्मूला लिखवाए गए, वो भी नॉर्मल लेवल के, लाइक फॉर एग्जांपल कि कीटोन का फार्मूला क्या होता है लिख के बताइए, व्हाट इज़ द मेन फार्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल, ऐसे फार्मूले। एंड देन उन्होंने मुझसे एक टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए बोला कि आप एक्सप्लेन कीजिए। एंड टॉपिक मतलब उन्होंने दिया या आपने खुद सेलेक्ट किया? उसी के बारे में बात कर रही हूं। आप इस बात को ध्यान रखें कि इस बार मैम आपको पता है पिछली बार जो हम लोगों का कॉम्बिनेशन था 85:15 था जी, मतलब 85 रिटर्न का और 15 इंटरव्यू का। इस बार इन्होंने क्या किया है, 70-30 का रेशियो रखा है। अच्छा। मतलब 70% रिटर्न का, 30% इंटरव्यू का। 30% इंटरव्यू में 15 डेमो के होंगे, यानी डेमो जो बढ़िया से मतलब पूरा एक समझिए कि क्लास टाइप का होगा, और 15 आपके पर्सनालिटी या आपके सब्जेक्ट नॉलेज नॉर्मल क्वेश्चंस। हाँ, तो मतलब डेमो मतलब जो इन्होंने अब बता रही हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझें कि आप कौन सा टॉपिक सिलेक्ट किया या खुद उन्होंने दिया? उसी के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात हुई मेरे साथ। अच्छा। मुझे 7th स्टैंडर्ड का टॉपिक उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए दिया। उन्होंने दिया, बोला मैडम, मतलब जनरली मैंने जितने टीचर से बात की उन्होंने कहा कि आप कोई टॉपिक एक्सप्लेन करें। सर, आपको आई एम जस्ट कमिंग टुवर्ड्स दैट। उन्होंने मुझे बोला, मैडम ने, दैट मैडम कैन यू एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल, दैट इज ऑफ 7th स्टैंडर्ड। अच्छा। एंड द टॉपिक इज वेरी वेरी इजी. But I said, madam, if it is possible, it's my kind request, can you give me any other topic from physics, अच्छा, आपने chemistry? कहा? I simply said because at that time I don't know what has happened to me at that time. मुझे क्या हो गया था कि मैं सिंपल से जो बीच में एरो पे एक पर्टिकुलर स्टेप होती है, that I forgot. मैं भूल गई, मैंने क्लियरली बोल दिया। मैंने कहा मैम, ये भी होता है, अपने आप को संभालना, ये आना चाहिए। यदि आप कुछ भूल भी गए हैं, आप उन्हें क्लियरली बोलिए कि इफ इट इज पॉसिबल, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप मुझे कोई भी और टॉपिक दे दीजिए। मैंने उनको बोला कि मैम इफ इट इज पॉसिबल, आप मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कोई भी टॉपिक आप दे दीजिए एक्सेप्ट दिस नाइट्रोजन साइकिल। अच्छा। बिकॉज राइट नाउ दैट इज ऑफ लोअर स्टैंडर्ड्स, और मैं अभी तक जो बच्चों को पढ़ाती आई हूँ ट्यूशन में, वो मैं 9th, 10th एंड 8th के स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो वो ज्यादा प्रैक्टिस में है मेरे। देन मैडम सेड ओके, आई एम गिविंग यू टू एक्सप्लेन माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सप्लेन अबाउट ETS एंड माइटोकॉन्ड्रिया। वो
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल जो है वो 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक होता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज कमिंग इन 9th स्टैंडर्ड। तो मैंने उन दोनों टॉपिक्स को मिक्स करके स्टार्टिंग फ्रॉम 9th एंड गोइंग अप टू 11th स्टैंडर्ड मैंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दिया एंड इन द मिडल मैडम कॉल्ड मी बैक कि आ जाइए मैडम, इट्स इनफ। तो इसमें मतलब हाँ बता रहे थे कुछ आप। तो उन्होंने बेसिकली मुझे लगभग 5 से 6 मिनट का समय मिला था अपना टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए। उस 5 से 6 मिनट में ही उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि क्या टीचर अच्छे से समझा सकता है या नहीं। जितना मुझे अपने इंटरव्यू को लेके लगा, उन्होंने मेरी नॉलेज नहीं चेक की, उन्होंने ये चेक किया कि एक्सप्रेशन क्या है और समझाने का तरीका क्या है, कॉन्फिडेंस कितना है, आवाज़ की जो लाउडनेस। जनरली जो टीचिंग करते हैं, जो ऑलरेडी पढ़ा रहे होते हैं पहले से, उनकी आवाज़ बढ़िया होती है। हाँ बिल्कुल। और उनका बॉडी लैंग्वेज जो क्लास में मूव करेंगे इधर से उधर, उनका जो मतलब जेस्चर है वो बढ़िया रहता है। सभी से आई कांटेक्ट करेंगे। ये जनरली क्या होता है, जो सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं रहे, मतलब बढ़िया नॉलेज है उनके पास और लेकिन वो पढ़ा नहीं रहे हैं, तो उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी होगी। बार बार पैनल को कहना पड़ता है कि थोड़ा लाउड बोलें, या आवाज़ नहीं भी बोलते हैं वो एक थोड़ा नेगेटिव जाता है। कोशिश करें कि अपनी आवाज़ को इतना रखें कि आपसे यदि कोई इंसान दूर भी बैठा है तो एक शांत क्लास में आपकी आवाज़ पीछे तक जानी चाहिए, ये हो। और दूसरे आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, मैटर ये करता है कि आपकी भाषा कितनी शुद्ध है और आप कितने अच्छे तरीके से अपनी बात कह पा रहे हैं। एकदम सही कह रही है। तो ये है। तो मेरे इंटरव्यू में बस इतना हुआ। फिर उसके बाद जब मैंने एक्सप्लेन किया, देन उन्होंने मुझसे 1-2 स्ट्रक्चर्स बनवाए। जैसा मैंने आपको बताया, कीटोन का स्ट्रक्चर मुझसे पूछा गया था, मुझसे एक फिजिक्स का फॉर्मूला पूछा गया था एंड देन दे सेड मैडम यू कैन गो। एंड आफ्टर कमिंग फ्रॉम इंटरव्यू आई वाज एक्चुअली वेरी नर्वस बिकॉज मैंने ब्लंटली उनको बोल दिया था कि मैडम आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन एनी अदर टॉपिक। तो मुझे लगा कि कहीं ये बात मेरे नेगेटिव में ना चली गई हो एंड आई वाज क्वाइट इन डिलेमा फॉर 1 मंथ कि कहीं नेगेटिव में तो ना चली गई। बट ऐसा हुआ नहीं। इंटरव्यू देने के बाद कैसा फील हुआ कि अच्छा इंटरव्यू, मतलब आप जो बताई है कि ऐसा उस बात को लेकर ज्यादा, उस बात को लेकर मैं थोड़ा डरी हुई थी। बाकी ओवरऑल मेरा अच्छा था क्योंकि साइकोलॉजी से रिलेटेड आंसर मैंने बिल्कुल करेक्ट दिया था। मेरे अच्छा सब्जेक्ट साइकोलॉजिकल, हाँ क्या कह रहे थे आप मेरे? जैसे मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड उन्होंने जो भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे वो मैंने। आप जीके वगैरह का कुछ बताएं, कुछ पूछा हो? जीके का उन्होंने मुझसे कुछ नहीं। मतलब ये डिपेंड करता है पैनल पे, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता कि इतना आप इससे पूछेगा, वो डिपेंड करता है। कोशिश होती है कि उनका जनरल थोड़ा सा चेक करें, टीचिंग एप्टीट्यूड चेक करें, सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस चेक करें, उनका पढ़ाने का अंदाज देखें कि कितना अच्छे से बच्चे समझ पाएंगे। हाँ, क्योंकि जीएस से अगर वो पूछेंगे तो वो फिर ज़्यादा समय लेगा इंटरव्यू। एक लॉजिक वाली बात है कि अगर एक बंच में, एक ग्रुप में लगभग 50 इंटरव्यू वाले लोग हैं, तो अगर वो हर एक इंसान से जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन पूछेंगे, उनसे डेमो भी लेंगे, तो वो बहुत लंबा इंटरव्यू खींचेगा। इस बार लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा लंबा खींचेगा क्योंकि 30 है और 15 का किया हो सकता है। डेमो को 15 अलग से मार्क्स दिया है। बिल्कुल। तो ये कर सकते हैं कि जो लोग इंटरव्यू के लिए अपीयर होने जा रहे हैं वो थोड़े बहुत जीएस के क्वेश्चन देख के जाएं, जो आजकल सिनेरियो चल रहा है। व्हाटएवर इज बीइंग आस्क्ड इट इज जनरली फ्रॉम द करंट सिनेरियो कि आजकल क्या हुआ, क्या हो रहा है, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, या फिर आपके आसपास के एरियाज में क्या हो रहा है, और जो नई स्कीम्स आई हैं उसमें क्या हो रहा है। तो ये 2-4 चीज़ें आप देख लें तो इट विल बी इनफ। उसके अलावा हमारे देश की ज्योग्राफी के बारे में वो पूछ सकते हैं, कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज़ हैं। सो दीज आर जनरल क्वेश्चंस जो हम अपने एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करते ही हैं। सही है। तो वही आपसे वो पूछ सकते हैं मैक्स टू मैक्स। बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही जहाँ तक मेरा इंटरव्यू गया, उन्होंने मेरे सब्जेक्ट पर ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया और साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड उन्होंने मुझसे 1-2 क्वेश्चंस पूछे थे एंड इट वाज ओवरऑल इट वाज गुड। अच्छा, ओवरऑल इंटरव्यू अच्छा था। और जब रिजल्ट आया तो अच्छा, मैं एक और बात पूछना चाहूँगा रिजल्ट पे जाने से पहले, ड्रेसिंग सेंस के बारे में क्या पहन के गई थी और कैसा क्या? जो लड़कियाँ हैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहती हैं उसमें। मैं तो सिंपल अपना सलवार कुर्ता पहनकर गई थी विद नॉर्मल दुपट्टा एंड क्योंकि समय जो था वो फरवरी का था तो आई वाज आल्सो वेयरिंग अ कार्डिगन। बेटर है कि यदि सर्दियों के समय आपका इंटरव्यू रहता है तो रादर देन बीइंग कि इस बार सर्दी का तो चांस कम है। अगर गर्मियों में है तो आप जैसा भी ड्रेसअप चाहें, आपका नॉर्मल होना चाहिए, बहुत भड़कीले रंग ना हो। साड़ी भी अगर पहन रहे हैं तो साड़ी भी ऐसी हो कि सोबर हो एकदम, और ज़्यादा एक्सेसरीज को अवॉइड किया जाए।
एक्सेसरीज अच्छी भी नहीं लगती, बिकॉज हम किसी फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, हम एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। और जब हम बैठे तो स्ट्रेट बैठने की कोशिश करें, पैर पर पैर रख के ना बैठे, क्योंकि वो बात हमें भी अच्छी नहीं लगती अगर कोई हमारे सामने ऐसे बैठता है एज अ टीचर, क्योंकि वो लोग जो क्रॉस लेग नहीं बैठना, क्रॉस लेग नहीं बैठे। बिकॉज ये 2-4 चीज़ें थी जो मैंने खुद अपने इंटरव्यू में फॉलो की थी। अच्छा, मतलब जैसे इंटरव्यू के दौरान ऐसा कुछ महसूस हुआ कभी जो बहस हो गई हो या कुछ ऐसा डिस्कशन थोड़ा सा खिंच गया हो? नहीं सर, ऐसा मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो भी क्वेश्चंस पूछे थे उनके क्लियर आंसर मैंने दिए थे, और उन्होंने मेरी बात को कहने का मुझे पूरा समय दिया था। अच्छा, तो ऐसा नहीं हुआ कि बहस हुई हो हमारी। मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसा आता है जिसका आंसर नहीं जानते, उसको आपने कैसे डिक्लाइन किया? ऐसा कुछ आया? ऐसा वैसे मेरे इंटरव्यू में नहीं आया था, लेकिन अगर ऐसा आता भी है दैट यू डोंट नो, तो उसको आधा अधूरा बताने की जगह अगर हम ये कह दें कि आई एम सॉरी सर, करंटली आई डोंट नो, सिंपल। अगर हम ये कहेंगे तो ये ज़्यादा बेटर है रादर देन सेइंग समथिंग विच इज़ नॉट करेक्ट। वो थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव चला जाएगा। अब वो ज़्यादा नेगेटिव चला जाएगा, क्योंकि इंटरव्यूअर को ये लगेगा कि द पर्सन इज ट्राइंग टू बी ओवर स्मार्ट। मान लीजिए कोई प्रश्न ऐसा पूछा कि बड़े आसानी से हमें मतलब बढ़िया से आता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होना है, ज़्यादा हड़बड़ाना है, मतलब ये भी नहीं कि हाँ ये होता इतना ज़्यादा हड़बड़ा गया कि बस सामने वाले को लग गया, इतना अपना दिखाना नहीं है कि नहीं, जितना पूछा जाए केवल उतना ही आंसर करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये कहा जा रहा है, मतलब मुझसे नहीं पूछा गया था, लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि अपनी पॉलिटिकल व्यूज बताइए, सो ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, हमें नहीं पता है। में चाहे रिलीजियस कुछ पूछता है तो आप क्लास समझ के जवाब दो, जो मेरा मन। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन को समझ के जवाब दीजिए। हाँ, नहीं एक और होता है ना, जैसे मान लीजिए धर्म को लेकर कुछ पूछा, कौन अच्छा कौन बुरा, तो आपको न्यूट्रल रहना है, बिल्कुल ये बड़ी बात है सबसे पहले। हाँ, तो झुकना नहीं है, भले आपकी मान्यता है अंदर से आप कुछ भी मानते हो। बिल्कुल, मान्यता कुछ भी है, आपका इंटरव्यू पैनल की क्या मान्यता है आप वो नहीं जानते। तो इसीलिए हमें न्यूट्रल रहने की कोशिश करनी चाहिए, ज्यादा एक्सट्रीम में ना जाए किसी भी चीज के। हाँ, तो मतलब पूरा इंटरव्यू बढ़िया गया। हाँ, मार्क्स आप रिजल्ट पे बात कर रहे थे आप। 60 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था, एंड आउट ऑफ 60 आई गॉट 56 मार्क्स, व्हिच वाज क्वाइट सैटिस्फैक्टरी। क्या बात है, 56-60 हाँ जी, क्या मतलब कम्युनिकेशन स्किल को देखकर तो ये खैर कहा जा सकता है कि मैम का 56, मतलब पहले से ही मुझे उम्मीद थी, लेकिन मुझे बड़ी मतलब खुशी हुई 56 मार्क्स इन्होंने इंटरव्यू में गेन किया। तो जो टिप्स इन्होंने बताया मुझे लगता है कि आप सबको फॉलो करना चाहिए, और मतलब थोड़ा सा सब्जेक्ट को लेकर बताएंगे। टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं जो एस्पिरेंट्स, उनके लिए आप क्या कहेंगे? टीजीटी साइंस का जैसे कि हमने देखा कि इस बार इन्होंने 10th स्टैंडर्ड का जितना भी सिलेबस है वो इंक्लूड किया है। मतलब पहले हम लोगों का जो पेपर हुआ तो सब्जेक्ट वाइज नहीं, ओवरऑल एक पेपर था, कॉमन पेपर था, जिसमें 40 हमारे करंट अफेयर्स आते थे, पेडागोजी से क्वेश्चंस आते थे, कुछ हिंदी और इंग्लिश एंड पैसेजेस वगैरह। सो द क्वेश्चन पेपर वाज ऑफ 150 मार्क्स एज फार एज आई रिमेंबर। 150 का था, 180 का था, 180 का है, जिसमें आपको आपके सब्जेक्ट से स्कोर करने के लिए काफी कुछ दिया गया है। हाँ, 100 नंबर के क्वेश्चंस होंगे जो सब्जेक्ट का होगा। तो उसके लिए तो क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस है तो वो आसानी से एनसीईआरटी कवर कर सकती हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो आपका बेसिक वहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा जो भी एमसीक्यूज के बुक्स हैं, प्लीज़ रेफर दैट। अगर अपने सब्जेक्ट की आपकी कमांड आपको बढ़ानी है तो बुक्स तो काफ़ी हैं, लेकिन इट्स बेटर अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप ल्यूसेंट की जनरल साइंस रेफर कर सकते हैं। उसमें ही एमसीक्यू वाली भी आती हैं ल्यूसेंट, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा यदि आपके पास कोई और ऑप्शन है इन अदर साइंस बुक्स, फॉर एग्जांपल अरिहंत है या फिर एस चंद बुक्स हैं, दे आर ऑल्सो नाइस फॉर इंटरव्यू फॉर द रिटन प्रिपरेशन। अच्छा, तो इतना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि सिलेबस इज़ अंडर कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल सिलेबस है, अनलाइक कोई बड़े एंट्रेंसेज हैं, पीजीटी है उसमें पूरा आपका 11th-12th का आ रहा है, और टीजीटी में सिर्फ 10th स्टैंडर्ड, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड इज इंक्लूडेड है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, इंटरव्यू आपका अच्छा गया, बढ़िया नंबर स्कोर आपने किया, इंटरव्यू देने से पहले क्या क्या मन में चल रहा था आपके? इंटरव्यू देने से पहले जब तक रिजल्ट नहीं आया था तब तक, बिकॉज जनरल यानी इतना ही कॉन्फिडेंट थे या कैसा क्या? नो, क्योंकि ऐसा रहता है कि 150 में से जब तक एज अ जनरल कैंडिडेट हमारे अबव 120 स्कोर ना हो जाए, वी आर नेवर सेटिस्फाइड। तो मेरे 100s में से थे, सो आई वाज 100 में से मतलब रिटर्न में कितना था? रिटर्न में मेरा लगभग 102। अच्छा, सो मतलब मैं फिर भी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि क्योंकि सीट्स कम थी, तो इस वजह से मुझे लगा था कि सीट्स कम है और ओवरऑल इंडिया में कंपटीशन है तो शायद मुश्किल होगा। लेकिन मेरिट लगभग उस समय 84 या 83 पर गई थी।
out of 150. So then when result came, I was really happy and thankful to God that finally something is happening and now I will be going and teaching in केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्योंकि केवी संगठन की अपने आप में एक इमेज है सही बात कि है, हाँ। ये एक ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ बच्चों को प्राइवेट से भी बेटर पढ़ाया जाता है। सही बात है। सो आफ्टर माई रिटन टेस्ट जब रिजल्ट आया उसका, इंटरव्यू में सिलेक्शन की लिस्ट आई, तो उस समय मैं बहुत खुश थी। हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि हो ही जाएगा, क्योंकि कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं। मतलब एज अ कैंडिडेट मैं ये कहूँगी, ना ही आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ हो सकता है, मैंने मेहनत की है तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो बी दिस मच कॉन्फिडेंट। आप यदि रिटर्न अभी नहीं आपने दिया है तो आप ये ट्राई करें कि रिटर्न में अधिक से अधिक स्कोर करें। रिटर्न क्योंकि में अधिक से अधिक यदि गड़बड़ भी होता है तो वो आपको संभाल लेगा। हाँ। यदि रिटर्न हो गया तब मत सोचे रिटर्न के बारे में, फिर उसके ना बाद सोचें। आप सीधा मतलब इंटरव्यू की तैयारी करें, जम के मतलब प्रैक्टिस करें, कोई बोर्ड अपने घर में लगा लें और पढ़ाने ऐसे टॉपिक नहीं कोई बच्चा है, यदि स्टूडेंट्स वगैरह हैं तो एक्सप्लेन करें टॉपिक को। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा है तो ऐसे टेबल कुर्सी को पढ़ाएं, मतलब कोई टॉपिक लिख लिया और क्लास समझ के अपने आप को, और अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज को मिरर में देख के भी आप मेंटेन कर सकते हैं। अपने वीडियोस बना सकते हैं कि हमारा लैंग्वेज ठीक है या नहीं, हमारी बात क्लियर हो रही है या नहीं। तो इंटरव्यू को लेकर इतना ज़्यादा पजल्ड होने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पे जो बैठे हैं वो भी इंसान ही है हमारी तरह, कभी वो भी टीचर बन के ही वहाँ बैठे होंगे, तो उन्हें पता है कि एक नया टीचर आ रहा है तो वो कैसा है। एकदम सही बात है। वो जानते हैं कि अगर एक बच्चा मेहनत करके यहाँ तक आ रहा है तो उसने रिटर्न में कुछ तो किया ही होगा, उसे कुछ तो नॉलेज होगी ही। तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपसे पूछेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। बेसिक आप अपनी थ्योरीज क्लियर करें एंड देन अपना इंटरव्यू देने के लिए जाएं। आपके पास जितना नॉलेज है उसका मैक्सिमम यूज। आप अभी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें। केंद्रीय विद्यालय एक बहुत बड़ा परिवार है, बहुत एक ब्रांड है अपने आप में नेशनल लेवल पे। मतलब देश को कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड इम्प्लीमेशन मतलब लागू करना होता है तो केंद्रीय विद्यालय से शुरू होती है। तो आप सबके लिए हार्दिक शुभकामना। और मैम कुछ मतलब लास्ट में एक दो बता दें बात हमारे स्टूडेंट्स को और एक बार और इंटरव्यू के बारे में कुछ बता दें कि ओवरऑल एक दो सेंटेंस में कि कुछ कहना हो। ओवरऑल इट वाज फैंटास्टिक। फर्स्ट थिंग, मैं बहुत डरी हुई थी जाने से पहले, लेकिन जब बाहर निकल के आई तब मेरा डर खत्म हो चुका था। तो मतलब कहने का कि ये मैं बार बार इसलिए पूछ रहा था कि इंटरव्यू से पहले मैं भी कितना भी कॉन्फिडेंट है, इतना ज़्यादा नर्वस या डर तो नहीं था। हाँ। लेकिन डर था। तो आपको डरने की अभी भी आप डर है तो उनको ख़त्म करो, ये बेकार का है। पूरा कॉन्फिडेंट रहो, जम के तैयारी करो, अभी रिटर्न एग्जाम की तैयारी करो और उसके बाद जब होता है तो इंटरव्यू के समय आप यदि आप इसको देख रहे हो वीडियो को तो आपको उस पर काम करना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है और क्लास समझ के जो पैनल में रहेंगे उनको बच्चों समझ, वो कहते हैं कि आप हमें स्टूडेंट समझ के पढ़ाएं। आप नहीं बोले तो आप कह भी सकते हैं और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाएं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच।